नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में हम जो अपने तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो साथियों, राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ये अपने पहला भौतिक प्रदेश था जिसका नाम था अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में अपने जो दूसरा भौतिक प्रदेश था वो था अपने अरावली पर्वतमाला। आज हम बात करेंगे तीसरा भौतिक प्रदेश, ये जो अपने यहाँ तक फैला हुआ है और इसे हम कहेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। यदि हम बात करें साथियों तो यह अपने राजस्थान के देखो साथियों, पिछली कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी शुरू में, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वापिस से हम इसकी जानकारी एक बार प्राप्त कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा अपने भी। तो साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश यह अपने राजस्थान के कुल भूभाग के 23% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है साथियों, जिसमें हम बात करें यदि राजस्थान की जनसंख्या, तो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो इसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। साथियों, यदि हम बात करें तो यह अपने जनसंख्या की दृष्टि से या जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। अब यदि हम बात करें साथियों इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं और नए वर्गीकरण के आधार पर इसको हम एल्फी सोल्स भी कह सकते हैं। जब हम राजस्थान की मिट्टियां पढ़ेंगे उस समय हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमको इतना ही ध्यान रखना है कि इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। जैसा कि हमने अरावली पर्वतमाला में पढ़ा था कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, तो वो जो नदियां निकलती है वो अधिकांश अपने पूर्वी दिशा में बहती है और उन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। यदि हम बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है, तो यह अपने अवशेष है किसका, तो जिसका आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था 33 सागर, तो यह भी अपने किसका अवशेष माना जाता है, तो यह भी अपने 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें इस क्षेत्र की अपने जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु है आर्द्र जलवायु, यानी कि जिस क्षेत्र में नमी पाई जाती है उसे कहते हैं आर्द्रता के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो साथियों 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इस कारण यहाँ की जलवायु अपने कौन सी है, आर्द्र जलवायु मानी जाती है। अब यदि हम बात करें यहाँ की आपके मिट्टी, तो मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं, जिसको हम कांप मिट्टी भी कह सकते हैं, जिसको हम कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में अपने जलोढ़, दोमट, कांप या कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम बात करें फसल, तो दोस्तों आपके ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपके सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर मुख्य जो फसल का उत्पादन होता है वो अपने होता है गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ठीक है, मतलब लगभग सभी प्रकार की फसलों के लिए अपने जलोढ़ मिट्टी लाभदायक रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में आपके नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपके सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। और सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है तो औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है।
औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र माना जाता है कौन सा, तो वो है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। कुछ इस प्रकार की विशेषताएं अपने यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो साथियों, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया है। 4 भागों में किया गया है। यदि हम बात करें तो ये जो दक्षिणी वाला भाग है इसे हम कहेंगे माही बेसिन। नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है माही बेसिन या माही नदी का मैदान। ठीक है, यहां पर है अपना जो भाग माना गया है वो है अपना चंबल बेसिन। चंबल बेसिन बेसिन दूसरा भाग। तीसरा अपने यहां पर है ये वाला, इसको कहेंगे बनास बेसिन। बनास बेसिन। और चौथा है अपने यहां पर है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अब यदि हम और इसके विशेषताओं के बारे में बात करें, इस मैदानी प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग, कई बार यह भी पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग किससे जुड़ा हुआ है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदान से, गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार की विशेषताएं अपने इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखने को मिलती है। चलो इसको हम एक बार स्लाइड की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने नक्शे के ऊपर समझने की कोशिश की है कि इसकी स्थिति क्या है, कैसे इसका विभाजन किया गया है, इसका उत्तर पूर्वी भाग कौन से मैदान से जुड़ा हुआ है। चलो इसको हम स्लाइड पर समझने की कोशिश करते हैं। चलो साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, इस मैदान का निर्माण की यदि हम बात करें, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कौन सी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह अपने अवशेष किसका माना जाता है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के कुल भूभाग के साथियों ये अपने 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान के कितने प्रतिशत, 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में या मैदानी प्रदेश में निवास करती है। इस प्रदेश में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु कैसी है, तो आर्द्र जलवायु मानी जाती है। इस क्षेत्र में मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कह सकते हैं, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, इसे हम दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम एल्फी सॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, ये अपने को इस मिट्टी के नाम देखने को मिलते हैं। अब इस मिट्टी में मुख्य रूप से फसल गेहूं, जो चना, सरसों आदि, यानी कि सर्वाधिक जो फसलें आपकी बोई जाती है या सर्वाधिक फसलों का उत्पादन जो अपने उपजाऊ दृष्टि से किया जाता है वो अपने जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। यह मैदान राजस्थान के लगभग 21 जिलों में फैला हुआ है। अब अपने राजस्थान के 21 जिले कौन कौन से हैं, जिनमें नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी रहती है। ठीक है, तो वो अपने जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण दिशा से चलेंगे। दक्षिण दिशा में यदि हम बात करें, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और है अपने सलूम्बर। हाल ही में उदयपुर से अलग होकर बनाए सलूम्बर, ये अपने माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये अपने चंबल बेसिन में आने वाले जिले हैं। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। इसके बाद में हम बात करेंगे राजसमंद, राजसमंद के बाद में अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा से अलग हुआ है शाहपुरा, अजमेर से अलग हुआ है केकड़ी, टोंक व गंगापुर सिटी। ये अपने आएंगे बनास बेसिन के अंतर्गत। फिर है अपने जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर है अपने खेरथल तिजारा, तिजारा, अलवर, दौसा, भरतपुर व डीग। लगभग साथियों ये जिले हैं अपने 4, 5, 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, जयपुर 17, जयपुर ग्रामीण 18, कोटपुतली बेरोड 19, खेरथल तिजारा 20, 21, 22, 23, 24। लगभग साथियों 23-24 जिलों में, 21-22 जिलों में ये अपने मैदान फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग, इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश यदि हम बात करें तो वो अपने कौन सा है, तो वो अपने आ जाता है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस क्षेत्र में कृषि व उद्योगों का विकास के कारण सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदान में पाई जाती है। इस मैदानी भाग को चंबल, माही, बनास, बाणगंगा तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इस मैदानी प्रदेश को साथियों 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अपने कौन सा, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की यदि हम बात करें तो यह अपने चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। यह मैदान अपने कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिलों में यह मैदान अपने विस्तृत है। फिर यदि हम बात करें चंबल के मैदानी क्षेत्र में, चंबल नदी गहरे गड्ढे युक्त उत्खात भूमि का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ साथियों चंबल नदी द्वारा अपर्दित वह भूमि गहरे गड्ढों युक्त भूमि होती है, ठीक है, जिसमें गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं और यह अपने अनुपजाऊ भूमि होती है, यानी कि कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ मानी जाती है। और इनमें गहरी गहरी कंदराओं या घाटियों का निर्माण होता है, जिसमें अपने डाकू, चंबल के जो प्रसिद्ध डाकू है भारत में, वो अपने इस बीहड़ भूमि में छुपे हुए रहते हैं। ये देखो साथियों कृषि के लिए अयोग्य भूमि है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि अपने सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। करौली को बीहड़ भूमि के कारण डांग की रानी भी कहा जाता है। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है अपने बनास बेसिन। बनास बेसिन, यह बनास बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र माना जाता है। जैसे यदि हम बात करें बनास और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बनास की सहायक नदियां अपने आ गई बेड़च है, ठीक है, फिर अपने खारी है, कोठारी है, मानसी है, ठीक है, और अपने बांडी है, ठीक है, अपने डाई है, ठीक है। ये जो सहायक नदियां हैं बनास उसकी नदियों के द्वारा ये अपने तैयार किया हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव है, जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती है। अब देखो यह मैदान यदि हम बात करें तो अपने जो बनास नदी है उसका उद्गम राजसमंद से होता है। फिर ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है और गंगापुर तक यह अपने विस्तृत है। हाल ही में नया जिला बना है गंगापुर सिटी, ठीक है। तो यह आपके जो माही का मैदान है, सॉरी बनास नदी का मैदान है, ये अपने राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जिलों तक में ये अपने विस्तृत है। अब देखो साथियों इस मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अपने मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ की यदि हम बात करें तो अपने राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिलों के अंदर यह अपने फैला हुआ है। ये जो जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और वर्तमान में उदयपुर, सलूम्बर, ये सारे के सारे अपने मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे प्राचीन क्षेत्र में। तो इस आपके बनास बेसिन का पहला भाग है वो है अपने कौन सा, मेवाड़ बेसिन या मेवाड़ का मैदान। अब देखो साथियों अपने जहाजपुर का जो क्षेत्र है खेराड़, उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं, जो अपने शाहपुरा जिले के क्षेत्र तक विस्तृत है। फिर है अपने इसमें एक और मैदान पिडमांट का मैदान,
जो अपने राजसमंद जिले में विस्तृत माना जाता है। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम चलें तो उस बनास के मैदान का या बनास बेसिन का दूसरा भाग है मालपुरा करौली का मैदान। यह अपने केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी जिलों में विस्तृत है। माल खेराड़, खेराड़ की यदि हम बात करें तो जहाजपुर, शाहपुरा जिले वाला, पहले भीलवाड़ा में था, वर्तमान में अपने शाहपुरा जिले में आ चुका है, उसे कहते हैं खेराड़। वहाँ की बोली भी अपने खेराड़ी बोली जाती है, जो अपने 3-4 जिलों की मिक्स भाषा है। माल खेराड़ की यदि हम बात करें तो ये अपने टोंक क्षेत्र में विस्तृत माना जाता है। इसके बाद में इस मैदानी प्रदेश का तीसरा भाग है बाणगंगा बेसिन। तो यह अपने बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र है। बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी, रुंडित नदी के उपनाम से भी उसको जाना जाता है। तो बाणगंगा नदी के द्वारा तैयार किया गया यह अपने मैदानी प्रदेश है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का साथियों सर्वाधिक उपजाऊ भाग माना जाता है। फिर यदि हम बात करें सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कौन से मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो अपने बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर यदि हम बात करें तो यह अपने जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बेहरोड, दौसा, खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, दूदू जिलों में मुख्य रूप से यह अपने क्या है, विस्तृत है बाणगंगा बेसिन। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। फिर है अपने माही बेसिन, जो इस मैदानी प्रदेश का अंतिम और चौथा भाग माना जाता है विभाजन की दृष्टि से। अब साथियों, यदि हम बात करें तो इसे 56 का मैदान व बागड़ का मैदान भी इसको कहा जाता है। यह मैदान अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सलोम्बर जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी, ध्यान रखना साथियों, लाल दोमट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जो मुख्य रूप से अपने कौन सी फसल, मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक मानी जाती है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों के मध्य माही नदी के किनारे को क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। इस कारण इस मैदान को कांठल का मैदान भी कह सकते हैं या कहते हैं। इस मैदानी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों के मध्य 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। चलिए साथियों, इसी के साथ ही आज की अपनी कक्षा यहाँ पर ही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप साथियों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में जानकारी व नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।